welcome in the online classes of Shivaji Group of Institutions. So students, I am explaining lesson Heredity and Evolution of class 10. And my today's topic is how are fossils formed. In my previous lecture, I told you about fossils, that fossils are dead remains of past organisms. And today I am going to tell you what is the formation process of this fossils, that means how are fossils formed. So students, when body parts of an organism get buried in soil layers, for example dead insect caught in hot mud, it undergo decomposition, and after its decomposition that mud dries and hardens. Because of that, insect get preserved in that soil, and in long course of time it decomposes and there remains only impressions of that insect, and these remains or these leftover part is considered as impression, molds, etc. And these impressions or molds are known as fossils. And next thing is, how do fossils form layer by layer? What is the formation of fossils? That it gets layer by layer. So when we dig it, we find fossils in different layer. Why? Because in long period of time, so many organisms came on this earth and died. For example, in first thing, invertebrates of earlier period of time, they came on earth, they died, and after that their fossils get buried in the earth crust. After that, dinosaurs came and they died, and their remains get fossilized in the soil. And after that, if we talk about this time period, horses like organism came on earth, and now their fossils start to be remaining on the earth. So this is the formation of fossil of layer by layer. कल मैंने आपको बताया था फॉसिल्स के बारे में कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कोई पार्ट सॉइल में प्रिजर्व हो जाता है, सॉइल में उसके कोई रिमेन्स बच जाते हैं और उसी से फॉसिल का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई भी उसका पार्ट हो सकता है, उसका इम्प्रेशन हो सकता है, जो कि सॉइल में प्रिजर्व हो जाता है और बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में उसी को फॉसिल में कन्वर्ट हो जाता है। आज हमारा टॉपिक है कि फॉसिल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉसिल्स फॉर्म कैसे होते हैं। So when body parts of an organism get buried in soil, जब किसी भी organism का कोई बॉडी या उसकी बॉडी का कोई पार्ट सॉइल में बरी हो जाता है, मीन्स सॉइल में रह जाता है, सॉइल की किसी भी लेयर में, तब ये फॉसिल का फॉर्मेशन होता है। इसको एक एग्जांपल की हेल्प से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि कोई डेड इंसेक्ट है, वो हॉट मड में, जो गर्म मिट्टी है उसमें फंस के उसकी डेथ हो जाती है अगर, तो उसका जो डेड बॉडी है वो उसी सॉइल में रहेगी और विद द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसमें डीकॉम्पोजिशन होगा। जब उसका डीकॉम्पोजिशन होगा, जब मड ड्राई हो जाएगी, वो कॉट हुआ था हॉट मड में जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, बट विद द चेंज ऑफ क्लाइमेट, विद द चेंज ऑफ टाइम ये मड कैसी हो जाएगी, ड्राई, और जब ड्राई हो जाएगी तो ड्राई के साथ साथ ये हार्ड भी हो जाएगी। तब ये जो इंसेक्ट यहाँ पे डिकम्पोज हो चुका है, जिसकी डेथ हो चुकी है, ये उसी मड में प्रिजर्व हो जाएगा, उसी मड में वो वहाँ पे रह जाएगा। उसकी बॉडी वहाँ से गायब नहीं हो जाएगी, बॉडी डिकम्पोज हो गई, बट उसके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे क्या हो गया, प्रिजर्व हो गया, संभल के वहाँ पे रह गया। और जब बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम निकल जाएगा, तब यही प्रिजर्व मटेरियल जो है ये डिकम्पोज जो हुआ है, इसी के इम्प्रेशन वहाँ पे बन जाएंगे, उसकी कोई छाप वहाँ पे रह जाएगी, और इसी रिमेन्स को जो इम्प्रेशन की फॉर्म में या फिर मोल्ड्स के फॉर्म में हमें अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, इन्हीं से फॉसिल का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कोई इंसेक्ट की डेथ हुई, हॉट मड पे कॉट हो गई, जिसके बाद उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो गया। डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने के बाद जब मड ड्राई हुई, वो हार्ड होने लगी दोबारा से, वो इंसेक्ट उसी में प्रिजर्व हो गया। जो उसका प्रिजर्वेशन था लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, उसके प्रिजर्वेशन से, उसके डिकम्पोजिशन से वहाँ पे सिर्फ क्या बचा, उस ऑर्गेनिज्म का इम्प्रेशन। ये इम्प्रेशन या फिर इस तरीके के मोल्ड्स जो फॉर्म हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म से, इन्हीं को जो है हम फॉसिल्स कहते हैं, और यही फॉसिल के फॉर्मेशन का प्रोसेस है। एक और आज का टॉपिक है हाउ टू फॉसिल फॉर्म लेयर बाय लेयर। ये एक के ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन कैसे होती है फॉसिल की। तो इसके लिए क्या है, जब हम अर्थ को डिग करते हैं तो हमें डिफरेंट लेयर्स पे डिफरेंट फॉसिल मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अर्थ को डिग किया और तुरंत अर्लियर इन्वर्टिब्रेट्स के फॉसिल नहीं मिलेंगे, उसके पहले हमें हॉर्सेस के फॉसिल मिलेंगे, उसके बाद हमें डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलेंगे, उसके बाद जाके हमें अर्लियर इन्वर्टिब्रेट्स के फॉसिल्स मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि लेयर बाय लेयर फॉर्म होता है? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज अर्थ क्रस्ट क्या है, ग्रेजुअली चेंज होती रहती है। जो अर्थ की अपर लेयर है, जो क्रस्ट है जिसका फॉर्मेशन होता है
सॉलिड रॉक्स एंड सॉइल से, इसमें क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस रेगुलरली आते रहते हैं। ये चेंजेस की वजह से क्या होता है, फॉर एग्जांपल जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहले अर्थ में कौन थे, अर्ली इन्वर्टिब्रेट्स। तो पहले अर्ली इन्वर्टिब्रेट्स थे, इनकी डेथ हुए, इनके फॉसिल्स वहाँ पे फॉर्म हुए। जब इनके फॉसिल्स फॉर्म हुए उसके बाद अर्थ पे कौन आए, डायनासोर। जब डायनासोर इस अर्थ पे आए तो अर्थ क्रस्ट क्या हुई, चेंज हुई, उसमें ग्रेजुअल चेंजेस आए वहाँ पे। तो इनके इन्वर्टिब्रेट्स के फॉसिल वहाँ पे नीचे उस लेयर में प्रिजर्व हो गए। आफ्टर दैट चेंज हो गया, आफ्टर दैट डायनासोर आ गए। अब डायनासोर के फॉसिल्स बन रहे हैं, डायनासोर की डेथ हो रही है, डायनासोर के रिमेन्स बच रहे हैं, उनके फॉसिल्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। अब जब डायनासोर सारे खत्म हो गए, डायनासोर के फॉसिल्स वहाँ पे प्रिजर्व हो गए, उसके बाद फिर से अर्थ क्रस्ट में चेंजेस आए, ग्रेजुअली चेंजेस हुए। उसके बाद थर्ड कैटेगरी आ गई जो आजकल है हॉर्स लाइक ऑर्गेनिजम्स, हॉर्सेज आ गए। जब हॉर्सेज आ गए तो अब क्या हो रहा है, जो अब की अर्थ की रसल्स में हॉर्स के रिमेन्स बच रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, लेयर बाय लेयर फॉर्मेशन हो रहा है। पहले इन्वर्टिब्रेट्स का हुआ, इन्वर्टिब्रेट्स के बाद आए डायनासोर्स, हो रहे कुछ टाइम पे, अब आए हॉर्सेस। इस तरह से क्या है, ये लेयर्स फॉर्म होती रहती हैं अर्थ में, और फॉसिल्स का फॉर्मेशन लेयर बाय लेयर चलता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉसिल्स, हाउ आर फॉसिल फॉर्म एंड हाउ डू फॉसिल फॉर्म लेयर बाय लेयर। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hello students, welcome to SCI online classes of chemistry. Today is the class of class 10 subject chemistry. Now start the revision class of IUPAC problems. So first IUPAC problem is student about the having triple bond. What is the IUPAC naming and how we can start the naming of IUPAC of this organic compound which have triple bond. So this compound having triple bond, and now start the IUPAC naming. So firstly start the counting from this carbon atom where triple bond is present firstly. So start the counting from this carbon atom, 1, 2, 3. So 3 carbon, that is why parent alkane is prop. Carbon to carbon atom having triple bond, that is why we use that is why we use I. So, propyne. What is the IUPAC naming of this organic compound is propyne. Why? Because 3 carbon atom, that is why we use pro. Carbon to carbon atom having triple bond, that is why we use I. And pro 1 ion is also a correct answer because 1 is the position of triple bond. So you can say that propyne, and you also said that you also write the pro 1 ion. Now start the second IUPAC problem. Second IUPAC problem is about the double bond. Those type of organic compound which having double bond, how we can start and how we can write the IUPAC naming of this organic compound. So student, firstly start the counting from this carbon atom which have double bond firstly. So now start the counting from this carbon atom because this carbon atom having double bond firstly and also having a long chain 1, 2, 3 and 4. It have 4 carbon atom, that is why IUPAC naming and parent alkane is bute. And carbon to carbon atom having double bond, that is why we use ene, butene. You also said that bute 1 ene. What is IUPAC naming? Butene as well as bute 1 ene. And now start the third problem. What is the IUPAC naming of that type of organic compound
which include the alkyl group as well as functional group. And how we can start the naming from this organic compound? Now start. How is it possible? So firstly start the counting from this carbon atom which have functional group first. So start the counting from this 1, 2, 3 because this carbon atom having 3 functional group. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So 3 is a long chain, that is why we use prop. Every carbon to carbon atom having single bond, that is why we use A, propane. But first carbon atom having OH, which is the alcohol functional group, that is why we use all. Propanol. E is removed from all. Propanol. And first carbon atom also having halogen functional group. Halo functional group which is chloro and bromo. And second carbon atom having alkyl group which is methyl group. So 1 bromo, chloro, 2 methyl. 1 bromo, 1 chloro, 2 methyl propanol. What is the IUPAC naming of this organic compound? 1 bromo, 1 chloro, propanol, 1 bromo, 1 chloro, 2 methyl propanol. Why 1 bromo? Because it contains Br. 1 chloro because first position also contains Cl. Firstly bromo and second chloro. Why? Because B is the first alphabetical order and C is the next one alphabetical order. That is why firstly we use B and next one we use C. And second carbon atom also having methyl group, that is why 2 methyl. B is the first, C is the second and M is the third. Why? According to their alphabetical order. And prop, just because of carbon there are 3 carbon atoms, that is why we use prop. Every carbon to carbon atom having single bond, that is why we use A. And first carbon atom having OS, that is why we use all. If you want then you also set that 1 all. Because first is the position of alcohol, you can also set that 1 all. So what is the IUPAC naming of this organic compound? 1 bromo, 1 chloro, 1 methyl propanol, propane, 1 all. Now start the next IUPAC. This IUPAC is about the carboxylic acid group because this compound contains the carboxylic functional group which is COOH. So it has 1, 2, 3 carbon atoms, that is why we use prop. Carbon to carbon atom having single bond, that is why we use A. And COOH, which is a carboxylic functional group, and in IUPAC naming we use oic acid. But when we use oic acid, A is removed from A, propanoic acid. So what is the IUPAC naming of this organic compound? Is propanoic acid. Now start the last IUPAC. This IUPAC is about where any organic compound contains 2 functional groups. So how we can start the IUPAC naming of organic compound, student? So in this organic compound having 2 functional group, which is aldehyde and second one is alcohol functional group. So firstly we start the counting and listen. If alcohol functional group having IUPAC naming organic compound, then it is behaving not like as alcohol group, it is behaving
behaving like as hydroxyl. So 1, 2, 3, 3 it means we use prop. Carbon to carbon atom having single bond, that is why we use ane. It have aldehyde functional group, that is why we use al. E is removed from al. Student, listen that in alcohol we use or, but in aldehyde we use al. Al. Propanol. But 1, 2, 3. Third carbon atom having OH functional group which is behaving like as hydroxyl. So 3 hydroxyl. 3 hydroxyl propanol. Thank you. Have a nice day. Good morning, student. In our previous video lecture class, we started second part of your syllabus, means grammar portion, and I gave you a basic introduction related to grammar. As you know that every language is divided into two parts, literature and grammar. Okay, what is language? Language is a medium of conversation, and grammar teaches us to read and write and speak any language proper, in correct way. Okay, so and our English language in grammar portion, that is start with every grammar start with the alphabets. Okay, and in English alphabet there are total 26 letters which are divided into two parts. There are two kinds, two types of letter. They are vowel and consonant. Okay, as you know that letter is the smallest unit of any numbers, and here in English the same thing is going on, and after that there is in that channel, in that process, after letter we comes on the words. Words is a group of meaningful letter, group of words which has its meaning. अगर मीनिंग नहीं है तो कोई भी जो हम लेटर कंबाइन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता. एंड इन दैट चैन आफ्टर वर्ड वी रीच एट द सेंटेंस, है ना. लेटर से मिलकर बना वर्ड से मिलकर बना सेंटेंस. ठीक है, तो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस. व्हाट है कंप्लीट सेंस? ओके, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द सेंटेंस पार्ट, कि सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कितनी चीज़ें आती हैं. ओके, तो एज फार एज सेंटेंस इज कंसर्न, यू शुड नो देयर आर टू थिंग्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. ओके, एज फार एज काइंड्स ऑफ सेंटेंस इज रिलेटेड या टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज रिलेटेड, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. प्रीवियस ऑडियो में भी मैंने इसको डिस्कस किया था. assertive, interrogative, imperative, exclamatory and cooperative. But here today we are not going to discuss about the kinds of or types of sentence. Here we are going to discuss about parts of sentence. ठीक है, सेंटेंस में कितने टुकड़े यानी कितनी चीजें मिलकर सेंटेंस बनता है. ठीक, now there is no relation of variety. kinds और variety या types की चर्चा नहीं कर रहे हैं. लोग क्या कर रहे हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टुकड़े या कितने हिस्से उसके बनाए जा सकते हैं. ठीक है, तो आफ्टर डिफाइनिंग सेंटेंस वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड दे आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आप ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं. तो आपका जो सेंटेंस है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इन कॉमन लैंग्वेज इज डूअर, करने वाला, कर्ता, सब्जेक्ट. ठीक, एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न, सब्जेक्ट इज द पार्ट which names the person or thing. ठीक, यानी सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हमारा प्रेडिकेट जो है वो चर्चा करता है, उसके बारे में बताता है, उसका नाम होता है, नाम रखता है, या उस थिंग के बारे में या पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में हम चर्चा करते हैं. तो सब्जेक्ट इज डूअर, एक करता है, कार्य करता है, कार्य करने वाला डूअर है. और ये वो पार्ट है
जिसमें पर्सन, प्लेस या थिंग का हम नाम रखते हैं या उसके बारे में चर्चा बताते हैं। नाउ सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट, subject and predicate. What is predicate? Predicate is the part which tells about something about subject. जो हमारा सब्जेक्ट है, चाहे वो नाउन के रूप में पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, जो कुछ भी हो, हम उसके बारे में जो डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ओके, सो as far as your topic is reordering of sentence is concerned, we will discuss about subject and predicate in detail. Today we will discuss about subject. Okay, subject क्या होता है ये तो पता चल गया। अब subject में क्या क्या शामिल है, what part contains the subject, we will discuss. Subject, actually subject is doer and it is a head word or we call it main word. head word भी कह सकते हैं और main word भी कह सकते हैं, ठीक है। head word को ही बेसिकली आपको समझना होगा, क्योंकि जो प्रेडिकेट पार्ट है दैट इज स्टार्टेड विद हेल्पिंग। बेसिकली इट इज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लेटर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट। और एक चीज़ और समझनी होगी बच्चों कि the sentence start with subject and then in the series comes verb and object। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस पार्ट को स्ट्रेस देने के लिए पहले रख देते हैं और कॉमन आके सब्जेक्ट वाला पार्ट जो है उसको बाद में रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ये रेयर होता है। जनरली सब्जेक्ट आपके असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट उसके सीरीज में बाद में प्लेस करते हैं, ठीक है। So as we are going to focus only on the subject today, that's why we have to discuss about subject. Subject is a head word. ये head word आपका सिंगल भी हो सकता है, ये टू वर्ड्स का भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है, ठीक है। फिर से ध्यान से, head word is only in single word. It may be in two words or it may be with the phrase। ये तीन तरह से आ सकता है। ये सिंगल वर्ड भी है और ये अभी मैं एग्जांपल से भी आपको प्रूव करूँगी। तो हेड वर्ड सिंगल वर्ड भी होता है। सिंगल वर्ड अगर होगा तो इट मे बिकम इन द नाउन फॉर्म, इन द प्रोनाउन, इन द पोजेसिव एडजेक्टिव, ये किसी भी रूप में हो सकता है। हेड वर्ड मोस्टली अगर ये टू वर्ड्स में आता है ना, हेड वर्ड है। हेड वर्ड सिंगल होगा तो मोस्टली आपका नाउन में ही होगा, और अगर टू वर्ड है यानी एक हेड वर्ड है तो उसका एक आगे वाला पार्ट क्वालिफायर है, ठीक है। क्वालिफायर मतलब क्वालिफाई, विशेषता बताने वाले शब्द। एंड यू नो क्वालिफायर वर्ड विशेषता बताने वाले में मतलब जो विशेषता बताए जिन्हें आप एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये क्वालिफायर आपका आर्टिकल के रूप में भी आ सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है और एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में भी आ सकता है, ठीक है। क्वालिफायर, यही क्वालिफायर अगर एक सिंगल वर्ड में है अपने हेड वर्ड के साथ तो क्वालिफायर कहलाता है, और अगर ये टू वर्ड्स में आ गया यानी हेड वर्ड और उसके साथ टू वर्ड्स, तो यही क्वालिफायर आपका डिटरमाइनर, यानी ये क्वालिफायर आपका डिटरमाइनर हो गया और इसके साथ उसका एडजेक्टिव हो गया और उसके बाद उसका हेड वर्ड हो गया। अब आपका हेड वर्ड सिंगल वर्ड में नहीं है, उसके साथ उसका डिटरमाइनर है और एडजेक्टिव है। तो क्वालिफायर और डिटरमाइनर में एक माइन्यूट डिफरेंस है। क्वालिफायर आपको क्वालिफाई यानी विशेषता बताता है और डिटरमाइन जो है वो उसको श्योर करता है, निश्चित करता है, उसकी लिमिट मानता है। डिटरमाइनर जो है वो आपके हेड वर्ड को सीमित करता है, उसको फाइनाइट करता है, सीमित करता है, ठीक ये। लेकिन है दोनों एक ही पार्ट। क्वालिफायर जो है वो सिंगल वर्ड के रूप में है, वो एडजेक्टिव के रूप में भी आ सकता है और आर्टिकल ए एन द के रूप में भी हो सकता है। लेकिन जब ये क्वालिफायर एडजेक्टिव के साथ होता है तो जो आपके इस एडजेक्टिव के साथ वाला वर्ड क्वालिफायर होता है, ए एन द, दिस, दैट, सम, एनी वगैरह,
वो सारे आपके डिटरमाइनर हो जाते हैं, फिर एडजेक्टिव होता है और फिर उसका हेडवर्ड आता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या चर्चा की कि हेडवर्ड जो है वो आपका सिंगल वर्ड में यानी नाउन में ही होता है। जब वो 2 वर्ड्स में होता है तो हेडवर्ड 2 वर्ड्स में एक डिटरमाइनर होता है और एक उसका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अभी ये 2 कंडीशन हो गई। ठीक, अब वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड कंडीशन ऑफ आवर हेडवर्ड। जब हमारा हेडवर्ड जो है वो यानी हेडवर्ड सिंगल कंडीशन में आया और इसके बाद आपका जो हेडवर्ड है डिटरमाइनर हुआ, एडजेक्टिव हुआ और हमारा हेडवर्ड हुआ। अब ये इसके साथ तीसरी कंडीशन तब होती है जब हमारा हेडवर्ड ऑब्जेक्ट फ्रेज के साथ होता है, सिंगल, डबल एंड देन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज मीन्स जो विशेषता जो क्वालिफाइंग बताई, जो क्वालिटी बताई जा रही है दैट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन सिंगल वर्ड और 2 वर्ड बट इन ग्रुप्स ऑफ वर्ड, शब्द समूह में बताया जा रहा है। तो ऐसे में जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो आपका हेडवर्ड के बाद फ्रेज होता है। ठीक है, सबसे पहले आपका यही सीरीज आपको रिऑर्डरिंग में क्या ध्यान रखना है कि द पार्ट विच इज रिलेटेड विद द सब्जेक्ट विद द हेडवर्ड दैट मे बी मैक्सिमम इन 4 कंडीशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4 चीज़ें हो सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस डिटरमाइनर, देन एडजेक्टिव, देन हेडवर्ड एंड देन एडजेक्टिव फ्रेज। ये 4 चीज़ें मैक्सिमम आ सकती हैं। अब एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें, एडजेक्टिव फ्रेज, तो व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? जब आपका एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ है, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे द बर्ड सीटेड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ पक्षी, यानी जो हेडवर्ड है दैट इज आपका बर्ड। अब वो बर्ड की विच वन, बर्ड्स पक्षी, कौन सा पक्षी, विच वन, हु इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो द बर्ड सीटेड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो सीटेड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ये ग्रुप आपका उस बर्ड की वो क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए उसका एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, तो इस तरह से, या द गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर, कोने में बैठी हुई लड़की, तो द गर्ल दैट इज हेडवर्ड। द आपका जो है वो आपका आर्टिकल हो गया और गर्ल हेडवर्ड है। और सिटिंग इन द कॉर्नर, कोने में बैठने वाली लड़की, तो सिटिंग इन द कॉर्नर दैट इज एडजेक्टिव फ्रेज, जो आपका गर्ल यानी हेडवर्ड के बाद प्लेस रखेगा और उसके बाद आपका प्रेडिकेट पार्ट स्टार्ट होगा। ओके, तो ये 3 पॉइंट्स हुए आपके हेडवर्ड का, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। लास्ट पॉइंट, आपका हेडवर्ड नाउन सिंगल जब होता है तो नाउन होता है, कभी कभी जीरन और इंफिनिटिव के रूप में भी आपका जो हेडवर्ड यूज होता है अगर सिंगल है तो, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा जीरन है और इंफिनिटिव है ये भी आप जब सब्जेक्ट का प्लेस लेता है तो सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है, 2 प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, जैसे टू स्मोक इज यूजुअल फॉर है, तो यहाँ पे जो टू स्मोक है वो आपका इंफिनिटिव है ना। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विम जीरन है जो आपका नाउन की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, जीरन है लेकिन नाउन की तरह वर्क कर रहा है और सिंगल हेड वर्ड है, वो सेंटेंस में सिंगल हेड वर्ड है, इसका मतलब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट पार्ट है। ठीक है, once again I am going to summarize your subject part. Subject or doer is the part which names the person or things, person, place or thing। ठीक है, वो आपका सिंगल हेडवर्ड हो सकता है, 2 वर्ड में आपका डिटरमाइनर और एडजेक्टिव के साथ आ सकता है, और अगर फ्रेज इंक्लूड करता है तो डिटरमाइनर, आर्टिकल, हेडवर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज पे यूज हो सकता है। ओके स्टूडेंट, so this one is all about your subject. And as far as your exercise is concerned, I think that you are practicing with the book New Style General English. So you have to attempt exercise 2.7 on page 22. Okay. In my next video, I will discuss this answer sheet of this exercise. Till then, have a nice day. Hello students, Shivaji Group of Institution
ऑनलाइन क्लासों में। आज मैं क्लास 10th में विषय हिंदी और संस्कृत खंड का पाठ है जीवन सूत्राणी। इस जीवन सूत्राणी के 4 श्लोक मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज 5वां श्लोक आपको पढ़ा रही हूँ और जो श्लोक मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये सब आपको हिंदी होमवर्क कॉपी में इनका हिंदी अनुवाद बनाना है। ठीक है, इसलिए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, किम सदेक पदम धर्मम। किम सदेक पदम धर्मम। किम सदेक पदम का अर्थ क्या है? क्या धर्म का एकमात्र आधार क्या है? धर्म का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम यश। यश का एकमात्र आधार क्या है? यश माने क्या होता है? कीर्ति। किम सदेक पदम स्वर्ग। स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम सुखम। और सुख का एकमात्र आधार क्या है? इसे देखिए, किम सदेक पदम धर्मम। धर्म का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम यश। और यश का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम स्वर्गम। स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम सुखम। और सुख का एकमात्र आधार क्या है? अब आइए 6 नंबर के श्लोक में, दाक्षमेक पदम धर्मम। दाक्षमेक पदम धर्मम यानी चतुराई ही धर्म का एकमात्र आधार है। आप इसको चतुराई भी कह सकते हैं या निपुणता भी कह सकते हैं। तो चतुराई ही धर्म का एकमात्र आधार है। दान में पदम यश। और दान ही यश का एकमात्र आधार है। दान ही यश का एकमात्र आधार है। सत्य में पदम स्वर्गम। सत्य का एकमात्र आधार क्या है? स्वर्ग। शील में पदम सुखम। और सहनशीलता ही एकमात्र सुख है। सुख का आधार है। सहनशीलता ही सुख का एकमात्र आधार है। इसे देखिए, दाच में एक पदम धर्म। धर्म का एकमात्र आधार क्या है? चतुराई या निपुणता। दान में एक पदम यश। यश का एकमात्र आधार दान है। सत्य में एक पदम स्वर्गम। स्वर्ग का एकमात्र आधार है सत्य। स्वर्ग का एकमात्र आधार है सत्य। शील में एक पदम सुखम। सुख का एकमात्र आधार है सहनशीलता। 7 नंबर के श्लोक में है, धान्यानाम उत्तमम किम सदम धनानाम स्यात् किम उत्तमम। धान्यों में सबसे उत्तम धन क्या है? धान्यों में सबसे उत्तम धन क्या है? किम सदम मीन्स होता है क्या? धान्यों में सबसे उत्तम धन यानी श्रेष्ठ धन क्या है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्। और लाभों में सबसे उत्तम लाभ क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है? देखिए, धान्यानाम उत्तमम किम सद्। धान्यों में सबसे उत्तम क्या है? धनानाम स्यात् किम उत्तमम। और धनों में सबसे उत्तम क्या है? लाभानाम उत्तमम किम स्यात्। लाभों में सबसे उत्तम क्या है? सुखानाम स्यात् किम उत्तमम। और सुखों में सबसे उत्तम क्या है? बच्चों, इन तीनों श्लोकों का अर्थ मैं पुनः बता रही हूँ। किम सदेक पदम धर्मम। धर्म का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम यश। यश का एकमात्र आधार क्या है? किम सदेक पदम स्वर्गम।
स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है? किम सदैव पदम सुखम, और सुख का एकमात्र आधार क्या है? दाक्षिणेकम पदम धर्मम, निपुणता ही धर्म का एकमात्र आधार है। निपुणता ही धर्म का एकमात्र आधार है। दान में एक पदम यशम, यश का एकमात्र आधार दान है। सत्य में एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार सत्य है। शील में एक पदम सुखम, और सहनशीलता ही सुख का एकमात्र आधार है। धान्य नाम उत्तमम, किम सदम धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धान्यों में सबसे उत्तम क्या है और धनों में सबसे उत्तम क्या है? लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में सबसे उत्तम क्या है? सुखा नाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में सबसे उत्तम क्या है? इसे देख लीजिए एक बार। किम सदैव पदम धर्मम, धर्म का आधार क्या है? एकमात्र आधार क्या है? किम सदैव पदम यशम, और यश का एकमात्र आधार क्या है? किम सदैव पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है? किम सदैव पदम सुखम, और सुख का एकमात्र आधार क्या है? ताच में एक पदम धर्मम, यानी निपुणता या चतुराई ही धर्म का एकमात्र आधार है। दान में एक पदम यशा, यश का एकमात्र आधार दान है। सत्य में एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार सत्य है। शील में एक पदम सुखम, सहनशीलता ही सुख का एकमात्र आधार है। धान्य नाम उत्तमम किम सदम धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धान्यों में उत्तम क्या है और धनों में उत्तम क्या है? लाभा नाम उत्तमम किम स्यात्, सुखा नाम उत्तमम स्यात् किम उत्तमम, लाभों में उत्तम क्या है और सुखों में उत्तम क्या है? हेलो स्टूडेंट्स, मैंने 7 नंबर तक के श्लोकों का हिंदी अनुवाद अभी आपको बताया। अब 8 नंबर का जो श्लोक है वो सुनिए, मैं बुक से पढ़ा रही हूँ। धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, दाक्ष्यम माने होता है चतुराई, दाक्ष्यम माने चतुराई। धनानाम उत्तमं श्रुतम, और धनों में उत्तम विद्या, श्रुतम माने विद्या। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, और लाभों में उत्तम है आरोग्यता, यानी किसी तरह का रोग ना होना। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में सबसे उत्तम सुख है क्या? सुखानाम सुखों में सबसे उत्तम सुख है संतोष, संतुष्टि। इसे देखिए, धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, धान्यों में सबसे उत्तम धन है चतुराई, दाक्ष्यम माने चतुराई। और धनानाम उत्तमं श्रुतम, और धनों में सबसे उत्तम सुख है विद्या। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, लाभों में सबसे उत्तम लाभ है आरोग्यता, यानी किसी प्रकार का रोग ना होना। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में सबसे उत्तम सुख है संतोष। ठीक है, इसे देखिए, धान्यानाम उत्तमं दाक्ष्यम, धान्यों में सबसे उत्तम धन है चतुराई, और धनों में सबसे उत्तम है विद्या। लाभानाम श्रेय आरोग्यम, लाभों में सबसे उत्तम है आरोग्यता, निरोगता। सुखानाम तुष्टिरुत्तमा, और सुखों में सबसे उत्तम सुख है संतोष। बच्चों 9 नंबर के श्लोक में आइए। किम नु हित्वा प्रियो भवति, किम नु हित्वा न शोचति, किम नु हितार्थवान भवति, किम नु हित्वा सुखी भवेत्। देखिए, एक श्लोक में प्रश्न होगा तो दूसरे में उसका उत्तर है।
किन्नु हित्वा प्रियो भवति। मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। किन्नु नु हित्वा प्रियो भवति। मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय होता है। किन्नु हित्वा ना सोचति। और वह क्या छोड़कर क्या त्याग कर शोक नहीं करता है। किन्नु हित्वा किन्नु हितार्थवान भवति। और मनुष्य क्या छोड़कर अर्थवान बन जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत्। और मनुष्य क्या छोड़कर सुखी होता है। मानव हित्वा प्रियो भवति। मनुष्य अभिमान को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचति। मनुष्य क्रोध को छोड़कर कभी शोक नहीं करता है। मनुष्य क्रोध को छोड़कर कभी शोक नहीं करता है। कामम हितार्थवान भवति। और मनुष्य इच्छाओं को छोड़ करके अर्थवान बनता है। मनुष्य इच्छाओं को छोड़ करके अर्थवान बनता है। लोभम हित्वा सुखी भवेति। और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ऐसे देखिए, किन्नु हित्वा प्रियो भवति। मनुष्य क्या छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। किन्नु हित्वा न सोचति। और वह क्या छोड़कर शोक नहीं करता है। किन्नु हितार्थवान भवति। मनुष्य क्या छोड़कर अर्थवान होता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेति। और वह क्या छोड़कर सुखी हो जाता है। मानव हित्वा प्रियो भवति। मनुष्य अभिमान को छोड़कर सबका प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा न सोचति। मनुष्य क्रोध को छोड़कर कभी शोक नहीं करता है। कामम हितार्थवान भवति। और मनुष्य इच्छाओं को छोड़ करके अर्थवान बनता है। लोभम हित्वा सुखी भवेति। और मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी होता है। Good morning class. This is the class for 10th students. Last term we have understand the searching, that is binary search and linear search. In this term our topic is string. Firstly we understand what is string. It is a sequence of character terminated with a null character. Null character is this. When a compiler encounters a sequence of character enclosed a sequence of character in double quotes, means string always written in double quotes. It is a sequence of character and every string has null character at its last position and every string enclosed with double quotes. How we declare a string? How we declare a string? So the syntax is data type, string name, string size. Means data type is always char, means character type. String name is S and the size of string is 50. We use string.h because all the string functions are stored in string.h header file. We represent the S string graphically in this form, where the first character is stored in S0, the second character is stored in S1, the third character is stored in S2, the fourth character is stored in S3, and the S50 character. In S50 there is a null character because in last every string has a null character. How to initialize strings? We can initialize string with different format. The first format is char C. This shows the size of
array means this sign represents the array, and it is a string because enclosed by double quotes. So ABCD is a string because it is enclosed by double quotes. Then we understand here char data type, C string name, 5 size, and it is also written in double quotes. So it is another type of declaration and initialization of strings. Here we initialize the string in the format. These are the characters, and if we written characters, it is always in single quotation. The single quotation is A, B, C, D, and in last there is a null character. And here also data type, string name, string size, and these are the different characters, so written in single quotes. How we assigning values to strings? Array and string are the second class citizen in C. These are the second class citizen in C. They do not support the assignment operator. We cannot use assignment operator in the case of arrays and strings. In the case of arrays and strings, we cannot use assignment operator once it is declared. This is the example of string. Then how we read a string from the user. How we read the string from the user. So if we want to read a string from the user, we use scanf to read a string. We use scanf function to read a string. The scanf function reads the sequence of character. The scanf function reads sequence of character until it encounters white space. White space means any space in the string, new line or tab. Then how we read a line of text. How we read a line of text. Because you all know that what is string? String is a group of characters. It is a group of characters. So then we read with the help of gets. Gets function is used to read a line of string. Gets function is used to read a line of string, and puts function to display the string, and puts function to display the string. So you can understand, now you can understand the definition of string. The definition of string is, it is a sequence of character terminated with a null character. When a compiler encounters a sequence of character enclosed, a sequence of character in character, and it is enclosed by the double quotes. How to declare a string? For declaration of string, we return data type, string name, and string size. How we initialize? There are different methods to initialize the string, and every string has a null character at its end. Assigning values to string, array and string are the second class citizens in C programming, so they do not support the assignment operator once it is declared. So here we understand char data type, C string name, and this is string size. How we read a string from the user? We use scanf function to read a string. The scanf function reads the sequence of character until it encounters white space. White space means space, new line, and tab. How we read a line of text? Gets to read a line of string and puts to display the string. Let us understand some facts in string. The first fact is f gets function to read a string from user.
f gets function to read a string from the user. This is the syntax of f gets. F gets name. Size of name means how many storage place occupied by the name, and this is stdlin, and the whole syntax read a string. The size of name result to 30, hence we can take maximum of 30 characters as input, which is the size of the name string. The size of the name result to 30, hence we can take the maximum 30 characters as input, which is the size of the name string. The second point is gets function allows you to input any length of the characters. Gets function allows you to input any length of character. Now we see two examples. The first example is passing a string to a function. How we pass a string to a function? So for that, firstly we return hash include stdio.h and hash include string.h. Then we return main and we take the character string array that is size 50 and print enter string. F gets str size of stdlin, that display string means passing a string to a function and return 0. There is a definition why display string char str, this is a array. Then we print the string output and puts str prints the string. So in this type we passing strings to a function. Now we understand what are the strings and pointers. Hash include stdio.h int main. Then we use a character type array and having a string Harry Potter. The first we print the pointer name. In first position h is placed, so it print h, name plus 1. Then next position is a, then it prints a, and name plus 7, 1 2 3 4 5 6 space 6 7, then it prints o. Char pointer name ptr, name ptr equal to name, printer %c pointer name ptr, that is it prints firstly h, then it prints a, and after that it prints o. So today we understand what is string, what are the string functions. We understand f gets and passing string to a function and string and pointers. So we understand few examples of string in next class. Now you understand all the concept of string. Thank you, class. Your maths teacher. Students, in my previous class I discussed some questions of the chapter surface area and volume. Today we are going to discuss what is Fresnel. Okay, what is Fresnel? Now students, firstly, what is Fresnel? Then if a right circular cone, this is a cone cut off by a plane parallel to its base, okay, parallel to its base, then the portion between the cutting line and base of the cone is called Fresnel. Means this is a Fresnel. Okay? Okay? A, O, B, B, A, B dash, O dash,
perpendicular distance between the top and base of the frustum is called height of the frustum. Height of the frustum. Okay. Now, how we find the volume and surface area of the frustum? Let's see. Now, students, let's see the volume and surface area of a frustum of right circular cone. Okay. Firstly, draw the diagram. VAB is a circular cone. When we cut a parallel plane A dash, then A dash, A, B dash is a frustum. Okay. Here, student, let H be the height and L be the slant height, and R1 and R2 are the radii. R1 and R2 are the radii of circular bases of the frustum A, B dash, A dash. Okay. This is the frustum. H is the height, L is the slant height, R1 and R2 are the radius. Okay. Now, students, again let the height of cone VAB. Okay, is H1. See the diagram, and its slant height B L1. Okay, L1. Now, VO is equals to H1 from the diagram. Okay, VO is equals to H1 and VA is equals to VB. VA is equals to VB. Slant heights are equal. Okay, is equals to L1. And VA dash is equals to VA minus VA dash. We know that, students, L1 minus L is equals to VA dash. Okay. Similarly, VO dash is equals to H1 minus H. H1 minus H. Okay. Now, students, in triangle VOA and VO dash A dash. Okay. In triangle VOA and triangle VO dash A dash are the similar triangle. Okay. You know that an angle, this angle is common and this is 90 degrees. Okay. Then these two triangles are similar. Then from the property of similar triangle, we know that the ratio of their side will be equal. Okay. It means VO upon VO dash, okay, is equals to OA upon OA upon O dash A dash, O dash A dash, okay, and VA upon VA dash, VA upon VA dash. Now, should put the value of this by these equations, we get VO is equals to H1 and VO dash is equals to H1 minus H, and OA is, see the diagram, OA is radius which is R1, here R1 upon R, okay, and VA is equals to L1 upon VA dash L1 minus L. Clear? Now solve it. Firstly we change the placing properly, it will become H1 upon H, H1 R2 upon R1, okay, and L is equals to L1 minus L upon L. Okay, students. Now solve it. H1 when we divide it, it become
1 minus h upon h1. H upon h1. Okay. Now R2 minus R2 upon R1 is equals to L1 minus L upon, sorry, when we separate it become 1 minus L upon L plus. Okay. Now students, when we solve it, okay, it should be solved by taking firstly we take these two terms and then by these two terms. Okay. Now 1 minus h upon h1 is equals to r2 upon r1. Now change the sign, we get h upon h1 is equals to 1 minus r2 upon r1. After taking the LCM, we get h upon h1 is equals to r1 minus r2 upon r1. Okay, r1 minus r2 upon r1. Now by cross multiplication, we get h1 is equals to h1 is equals to h r1 cross multiplication h r1 upon r1 minus r2. This is the value of h1. Okay. Similarly, we solve by solve the second and third term. Okay. Now then L upon L1 is equals to 1 minus r2 upon r1. Okay. When we solve it, then L upon L1 is equals to R1 minus R2 upon R1. After cross multiplication, we get L1 is equals to L R1 upon L R1 upon R1 minus R2. Okay. Now, students. Now, students. The height of the cone VAA dash. Height of the cone VA dash B dash. Okay, and height is h1 minus h. Okay, means h1 minus h. Now put the value h1 minus h. h1 is h r1 upon r1 minus r2 minus h. When we solve it, then r1 minus r2 is equals to h r1 minus h r1 minus plus h r2. Then students, the value is h r2 upon r1 minus r2. Okay, this is the height of the cone A dash B dash B. Now similarly we can find the slant height. The slant height of cone VA dash B dash. Okay students, the slant height of the cone is L1 minus L. L1 minus L. Now put the value. What is the value of L1? Is L R1 upon R1 minus R2 minus L. When we solve it, we get L R2 upon R1 minus R2. This is equation number 2. Here is equation number 1. Okay students. Now for the volume, let V is the volume of frustum. Then students, V is the volume of frustum. If we find the volume of bigger cone minus volume of smaller cone, then we will get the volume of frustum. Okay. Similarly, now the volume of cone, then V is equals to volume of cone
volume of cone V A dash B dash. Student, we know that the volume of cone which is 1 by 3 pi r square h. Okay. Now use the formula. V is equals to 1 by 3 pi r1. R1, okay. Pi r1 square h1 minus 1 by 3 pi r2 square h2. Okay. Now students, r2 square, sorry, this is not h1, this, okay, h1 minus h. Now students, when we take common pi root 3, then we get r1 square h1 minus r2 square h1 minus h. Okay. Now put the value of r1, sorry, h1 from the equation number 1, then pi by 3 r1, value of h1 is h r1, then r1 into h r1 upon r1 minus r2, okay, and r1 square minus value of h1 minus h from equation number 2, this is, okay, which is r2 into h r2 upon r1 minus r2. Okay, students, don't be confused. This is the value of h1 from here, and this is the value of h1 minus h1 minus h from here. Okay, now solve it. Students, when we multiply it, r1 square into r1 is r1 cube and r2 square into r2 is r minus r1. Okay. Now here we take common h upon r1 minus r2. Then pi by 3 h upon r1 minus r2. Then the remaining is r1 cube minus r2 cube. Okay. Here we use the identity a cube minus b cube, which is a square pi by 3 h r1 minus r2. When we use the identity which is r1 minus r2 bracket r1 square plus r1 r2 plus r2 square. Student, this is formula, okay, identity a cube minus b cube. Here we cancel out it. We get pi h upon 3 r1 square plus r1 r2 plus r2 square. Okay. Student, this is the volume of the frustum. Formula of volume of frustum. Now we find the surface area of frustum. Now students, again let S be the curved surface area of the frustum. Okay, let S be the curved surface area of the frustum. Okay, now S is equals to curved surface area of cone VAB minus curved surface area of cone VA dash B. Okay. Now students, we know that the curved surface area V pi r L. Pi for VAB r1 L1 minus pi r2 and L1 minus L. Okay. Now students, put the value of L1. L1 is from equation number 1 and L1 minus L from equation number 2, means by equation number 1 and 2. Okay. Put pi r1 L1 is
Okay, and minus R2, and the value is L R2 upon R1 minus R2. Okay, now see, when you multiply it, it become R1 square and it become R2 square. Now take common L. Okay, when we take common L, then it become pi L common R1 square minus R2 square upon R1 minus R2. Okay, student, here we use the additive A square minus B square. A square minus B square, then pi L R1 minus R2 and R1 plus R2. Same R1 minus R2. Okay, then pi R1 plus R2 into L. This is the curved surface area of the frustum. Curved surface area of the frustum. Now, how we find the total surface area? We know that for the total surface area, curved surface area plus area of base plus area of top. Okay. Now let's see the total surface area of the frustum. Okay. The total surface area of the frustum. Total surface area of frustum is equals to curved surface area plus area of circular. Curved surface area of frustum plus area of circular bases. Okay, here top and bottom both. Area of curved surface area is pi L1 plus L2 R plus area of base is pi R1 square plus pi R2 square. Here we take common pi, then R1 plus R2 L plus R1 square plus R2 square. So this is the total surface area of the frustum. Okay. Now students, that's all for today. In my next class, we solve some questions of this formula. Thank you so much. Hello students, good morning. Myself Solen, teacher of Shivaji Group Station. I am going to explain the chapter is magnetic effect of current. Today's topic, magnetic field due to a current carrying conductor. Magnetic field due to current carrying conductor. I am explained by Oster. When the current carrying conductor flow a electric current, then the conductor produce a magnetic field. This process called magnetic field due to a current carrying conductor. But what is amount of magnetic field? What is intensity of magnetic field? How to find the intensity of magnetic field? How to find it? And explain it. We should a formula find the intensity of magnetic field. But what is formula? This formula given by two scientists, Bio and Seth. Then and explain in 1890, Oster discovered that when electric current passed through a conductor,
a magnetic field produced around it. And explain according to Oersted, then flow electric current in wire, then a magnetic field produced around it. In this case, Biot and Savart noticed the magnetic field due to current carrying conductor. Then they experiment, then they prove the formula of intensity of magnetic field due to current carrying conductor. The formula of intensity of current carrying conductor find out by Biot and Savart. Then what is in 1819 Oersted discovered that when electric current is passed through a wire, a magnetic field produced around it. In case two scientists Biot and Savart noticed the magnetic field due to current carrying conductor. They experiment, then the proof that the intensity of magnetic field due to current carrying conductor, but we can use to find out the magnetic field due to current carrying conductor. What is amount of magnetic field? What is amount of intensity of magnetic field? Now we can say Biot and Savart noticed a magnetic field due to current carrying conductor, and they experiment, then the proof that the intensity of magnetic field is formula by Biot and Savart. Now note down. Let us consider for experiment Biot and Savart. We can consider this is a conductor M, then flowing through the current is I, and a small part of conductor O and O dash. The length of small part is dl. The length of a small part of conductor dl. Then the find out the magnetic field at point P. This distance between point O and P is R. The angle of between the direction of current and the joining line point O to point P. That is theta. Let us consider a conductor and the current flow is I. The small part length is dl, and distance between 2 points O and P is R. Now the angle between direction of the current in the conductor and joining line between O and P is theta. Now according to Biot and Savart, the magnetic field find out in point B. The intensity of magnetic field is depend on something about directly proportional to the length of conductor, and we can be directly proportional to small length of conductor. Then it is equation first. And second point, directly proportional to the electric current, then V directly proportional to the electric current I.
and third inversely proportional to the square of the distance from the conductor to point P, where the intensity of magnetic field is to find out and calculate. Then B directly proportional to B inversely proportional to 1 upon square of distance is equation third and is equation second. Note this. And fourth point, directly proportional to the sine of angle between the direction of electric current and joining line point P to conductor. Now B directly proportional to sine theta. The equation is 4. Then combining the above relation, we have B directly proportional I dl sin theta upon r square. Then according to rule, we can remove the proportional sign. Then we have V equal to with constant mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. This is the formula of intensity of magnetic field due to current carrying conductor of, we can say, this is the formula of intensity of magnetic field, a small part of current carrying conductor. Now, where mu naught is constant, where mu naught is constant and called, we can say, and called permeability. What now? Value of the constant mu naught upon 4 pi is equal to 10 to power minus 7. I am repeat, according to Biot-Savart law, the magnetic field depend on something. We can say that the magnetic field, intensity of magnetic field directly proportional to and will be B is directly proportional to length of a small part of the conductor, and B directly proportional to the flow the current in the conductor. Intensity of the magnetic field inversely proportional to square of distance between the direction of flow, the current, and joining line point O to point P. Now B directly proportional to the sine of angle is theta. Now in this point, equation first, equation second, equation third, and equation fourth. Combining the above relation, equation first, equation second, equation third, and equation first. Then we have B proportional ideal sine theta upon r square. Then remove the sign. We have B is equal to with constant mu naught upon 4 pi ideal sine theta upon r square. Mu naught is the constant we call permeability. Now this value is mu naught upon 4 pi is equal to 10 to power minus 7. Now
Note this. टीचर, आज हमारा चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की क्लास 10 के लिए। मेरा जो है सिविक्स का चैप्टर 4। इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू दी 3 टाइप्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस इन आवर सोसाइटी। जो सोशल डिवीजन ऑफ लेबर, इसमें मैंने हम लोग जेंडर में स्टार्ट किया था। ये 3 जो हमारे सोशल डिफरेंस है, इसमें मैंने सबसे पहले जेंडर को लिया। जेंडर में मैंने आपको बताया किस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में मेन पढ़ रहे हैं कि किस तरह से जो सोशल डिफरेंसेस हैं वो सोशल डिवीजन में चेंज होते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो हमारा ये सोशल डिफरेंस है जेंडर, जो कि मेल और फीमेल 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इसके ये सोशल डिवीजन का रूप करने देता है। तो जो सोशल डिवीजन होता है वो हमें देखने को मिलता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कल भी कि किस तरीके से जो लेबर को लेकर अगर हम लोग देखें तो हम प्राइवेट और पब्लिक दोनों अफेयर्स को अलग अलग दोनों के जो है वो मेल और फीमेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। शुरू से हम लोग ये देखते आ रहे हैं कि जो है वो घर के वर्क होते हैं, जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, क्लीनिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ये सब जो है वो वुमेन्स को करने चाहिए। और इसके साथ ही साथ जितने भी पब्लिक अफेयर्स हैं, जो बाहर के काम हैं, वो कौन करेगा? वो मैन करेंगे। तो ये शुरू से जो एक लोगों की थिंकिंग और लोगों के व्यूज बनते आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसकी वजह से एक डिस्क्रिमिनेशन फैल रहा है हमारे जेंडर्स के बीच में। तो जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, यही हमारा सोशल डिवीजन बन जाता है। तो हमने देखा कि इस जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेशन था, इसके लिए एक फेमिनिस्ट मूवमेंट जो कि जो है वो वुमेन्स ने किया, सबने मिलकर आपस में, और उन्होंने उसमें अपनी बहुत सारी डिमांड्स को रखा। वो डिमांड्स जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें उन्होंने इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मतलब उनको भी मैन के साथ में ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएँ, जो कहते हैं इक्वल एजुकेशन के लिए, क्योंकि उनको भी पूरा रखा जाएगा, तो उन्हें इक्वली उनको एजुकेशन के दिए जाए। बहुत सारे समय में हमने देखा बहुत पहले और आज भी हम लोग बहुत जगह देखते हैं कि अभी भी लड़कियाँ पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, उनको पढ़ाई से दूर रखा जा रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, इसके लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ, जिसमें उनको ये सारे उन्होंने अपनी डिमांड्स को रखा। अब इसके लिए अब हमने देखा कि जो ये यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसका हमने इफेक्ट भी करा आपको, उसका रिजल्ट और उसका इफेक्ट भी हमने आपको बताया था, जिसमें मैंने लिटरेसी रेट बताया कि किस तरीके से जो है वो अकॉर्डिंग टू द बॉयज़, गर्ल्स का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है, लेस है। सेकेंड थिंग की अनपेड वर्क का मतलब कुछ ऐसे वर्क उनसे ज़्यादा काम कराया जाता है और उसके लिए उनको पे भी नहीं दी जाती है। द थर्ड डिफरेंस इन वेजेस, उनके साथ वेजेस में भी डिफरेंस किया जाता है। एक ही वर्क के लिए मेन को ज़्यादा बेच दी जाती है और वुमेन को उसके बदले कम बेच दिया जाता है, जबकि वो बराबर से ही काम करते हैं। और तो उसके बाद का सेक्स रेशियो हमने देखा किस तरह से कि 1000 बॉय पे हमारी 943 गर्ल्स का रेशियो चल रहा है, जो कि बहुत कम है, और कुछ स्टेट में तो ये 843 तक है। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम है इसकी। अब लास्ट एक हमारा और बात जो मैंने कल आपको वीडियो में क्लियर नहीं किया था, तो हमारा लास्ट रिजल्ट होता है डोमेस्टिक वायलेंस। ये सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि एक मतलब बहुत बड़ा रिजल्ट है जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से हो रहा है, जो सोशल डिवीजन कर रहा है। ये क्या था? एक जो है हम देख रहे हैं कि कैसे वुमेन्स आर नॉट सेफ इन देयर होम ऑल्सो, तो अपने घर में भी सेफ नहीं है। सोसाइटी और बाहर की तो बात ही अलग है। आज के समय में जो वुमेन है वो अपने घर में भी सेफ नहीं है, उनके साथ जो है वो सफ़र फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट, इस तरह की चीज़ों के साथ में उन्हें सफ़र करना पड़ रहा है। तो ये बहुत रेप केसेस हैं, ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे, सुनते भी हो न्यूज़ वगैरह में कि किस तरीके से जो वुमेन है वो सेफ नहीं है। तो ये जो सारी प्रॉब्लम आ रही है जो वुमेन के साथ में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आज क्या काम ऐसा होता है जो कि वुमेन नहीं कर सकती, हम मैन कर सकते हैं, ऐसा है नहीं। बट इतना सब कुछ होने के बाद, फेमिनिस्ट मूवमेंट होने के बाद, इतना जो है वो मॉडर्नाइज होने के बाद भी आज भी हम लोग देख रहे हैं कि उतना जो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल एजुकेशन, इक्वल राइट्स जो मैन और वुमेन को साथ में होने चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अब इन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या होना चाहिए? विमेंस को, अब हम देखेंगे यहाँ पर कि विमेंस का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हमारा कहना है कि अगर हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमें विमेंस को पॉलिटिक्स में डालना चाहिए, ठीक है? उन्हें
पॉलिटिक्स में आना चाहिए, क्योंकि जब पॉलिटिक्स में आकर वो अपनी प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने रखती हैं, लोग उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उनके साथ में किस तरह से जो है वो इनइक्वालिटी हो रही है वो लोगों के सामने आती है, तो उसका जो है वो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि मैंने लास्ट में भी देखा है, डिसएडवांटेज ग्रुप्स डू गेट बेनिफिट। जितने भी ये डिसएडवांटेज ग्रुप है, जिन्हें डिसएडवांटेज नहीं मिल रहा है, वो उनको बेनिफिट मिलता है जब सोशल डिवीजन गेट एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। जब सोशल डिवीजन को हम पॉलिटिक्स के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं, हम अपनी बात को पॉलिटिक्स के माध्यम से, क्योंकि जितने भी पॉलिटिक्स जो मुद्दे होते हैं वो ज़्यादा लोगों को ध्यान दे जाते हैं। तो जो इससे क्या होता है, जो ये हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं या हमारे वीकर सेक्शंस हैं, जब हम उनको एक राजनीतिक मुद्दा उठाते हैं उनको लेकर और वो पॉलिटिक्स में आके अपनी बात को कहते हैं, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और उनको वो राइट्स जो उन्हें चाहिए वो उन्हें मिल नहीं जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। दे डोंट गेट अटेंशन इन वुमेन रिलेटेड इश्यूज। जब उन्होंने देखा कि वुमेन से रिलेटेड इश्यूज पे हमें अटेंशन नहीं मिल रही है, दे डिमांडेड शेयरिंग पॉलिटिक्स। तो उन्होंने पॉलिटिक्स में डिमांड करी, तो वो क्या चाहती थी कि पॉलिटिक्स में भी हम आए। इसके लिए हम लोग ने देखा कि लोकसभा में क्या किया गया है। लोकसभा में अगर हम देखते हैं तो जो है वो विमेंस की जो सीट है वो सिर्फ ओनली 10%, ओनली द 10%, ठीक है। और जो हमारा ये स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट की विधानसभा जो हमारी है, विधानसभा, यहाँ पर सिर्फ ओनली 5%, सिर्फ 5% जो है वो जो है इसका जो है रिप्रेजेंटेशन है। ये बहुत कम है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इनको बढ़ाने के लिए जो है एक हमारा बिल अभी भी चल रहा है जो है वो, लेकिन अभी भी वो पास नहीं हुआ। हम ऐसी आशा करते हैं कि ये बिल पास हो और जो हमारे वुमेन्स हैं उनको अपने राइट्स जो होते हैं वो इजीली मिले। इसी दोनों के आगे अगर हम देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट पे, जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जिसमें हमारा पंचायती राज सिस्टम है। पंचायती राज सिस्टम जो हमारा है वो 1/3 सीट्स रिजर्व कर रहा है, रिजर्व कर रखा है उन्होंने जो है वो वुमेन्स के लिए। मतलब कि जितनी भी सीट्स हैं हमारी जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, उसमें उन सीटों पे 1/3 सीट पर जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी गई है जो है वुमेन्स के लिए। यही चीज़ लोकसभा और राज्य विधानसभा में आने की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरत है, जो कि एक बिल के रूप में अभी चल रहा है और वो बिल अभी पास नहीं हुआ है और लॉ नहीं बना है। तो इसको भी, इस डिमांड को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो वीकर सेक्शन है, जो वुमेन्स हैं, उनको उनके राइट्स इजली मिल सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो हमारा मेन आज का चैप्टर का जो मेन मोटिव था आज के लेक्चर का वो यही था कि जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं टू गेट बेनिफिट व्हेन सोशल डिवीजन गेट एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, कि विमेन पॉलिटिक्स में आके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम्स को रखें, ताकि उनके जो ग्रुप है, जो उनका वीक ग्रुप है, उसको काफ़ी से बेनिफिट्स मिलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।